हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मिल रहे हैं फोर्थ टाइम इस सीरीज़ के अंदर। तो आज के टॉपिक को हम नाम देंगे कि स्टेप 4 टू हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या अपना JKAS का एग्ज़ाम। ठीक है। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो बिगिनर्स होते हैं, हमने 3 वीडियो करी हैं इसकी। तो फोर्थ वीडियो आज होगी जिसको हम नाम देंगे फोर्थ स्टेप। कल हमने जनरल स्टडीज़ के पेपर्स के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था और उनको ये भी डिस्कस किया था कि वो कितनी इम्पोर्टेंस है कौन से सब्जेक्ट की, राइट। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि CSAT का वेटेज क्या रहता है सब्जेक्ट्स का। ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से सब्जेक्ट का CSAT के अंदर कितना कितना वेटेज रहता है और CSAT की इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। CSAT यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो है ये एक दूसरा पेपर है जो कि प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर लिया जाता है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर्स होते हैं, एक का नाम है जनरल स्टडीज़ और दूसरे का नाम है CSAT। ठीक है। CSAT जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जनरल स्टडीज़ की तरह इसमें आपने मार्क्स नहीं लेने हैं, इस पर आपने सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, और इसको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, सिर्फ पास करना है आपने। ठीक है। अगर आप इसको पास कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हो तो जनरल स्टडीज़ के अंदर आपके जितने मर्जी मार्क्स हो, चाहे आप टॉप भी कर रहे हो जनरल स्टडीज़ में, तो आपका रिज़ल्ट प्रीलिम्स का पास नहीं होगा, वो फेल ही होगा। ठीक है। इसलिए CSAT की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कुछ लोग CSAT को इग्नोर करते हैं ये कह के कि CSAT आसान है, 33% मार्क्स लेने हैं, वो तो हो जाएगा, उसमें इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग ही आती है, वो हम कर लेंगे, हमने बैंक PO की तैयारी की हुई है, हम तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन मैं ये पहले वार्न कर दूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि CSAT बहुत लोगों का पास नहीं हो रहा है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों का पास नहीं हो रहा है। क्यों? उसका एक ही रीज़न है। ये रीज़न नहीं है कि वो बहुत टफ आ रहा है, ये रीज़न है कि लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। जनरल स्टडीज़ को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और CSAT को वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं CSAT के सब्जेक्ट्स की। CSAT के अंदर बेसिकली मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, ये ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट आता है CSAT के अंदर वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आती है। अब इसका लॉजिक क्या है? एक IAS ऑफिसर को इतनी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्यों आनी चाहिए? क्या ये लॉजिक है कि वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा माहिर हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो? लॉजिक क्या है? अब लॉजिक ये है, इसके पीछे लॉजिक को समझना, UPSC की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर चीज़ की लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब आप लॉजिक समझ लोगे हर चीज़ का तो आपको चीज़ें आपको बड़ी ईजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है। लॉजिक ये है कि जब एक IAS ऑफिसर बन जाता है, ब्यूरोक्रेट बन जाते हो जब आप लोग, तो आपके सामने हज़ारों फाइल्स आएंगी जिनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की फ़ाइल आएगी, वो आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। हो सकता है वो 500 पेज की हो, पूरी वो बुकलेट होएगी 600 पेज की हो। फिर आपको हो सकता है कि डिफरेंट टैक्स सिस्टम आपको वर्ल्ड के स्टडी करने पड़े, जर्मनी का टैक्स सिस्टम स्टडी करना पड़े, अमेरिका का टैक्स सिस्टम स्टडी करना पड़े। ठीक है। और उसके बेसिस के ऊपर आपको अपने देश का टैक्स सिस्टम में मॉडिफिकेशन करनी पड़े। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है। अब ये जो हमारे देश में एक्ट आया है, ये हमने दूसरे देशों से प्रेरित होकर, इन्फ्लुएंस होकर बनाया है। तो नेचुरली बनाया तो पॉलिटिशियंस ने नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनाया है, या तो इंजीनियर डॉक्टर ने तो बनाया नहीं है। तो किसने बनाया है ये एक्ट? ये ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया है, IAS ने बनाया है। ठीक है। अब इसमें बेशक एक IAS नहीं था, लेकिन एक टीम ऑफ IAS ऑफिसर्स लगी हुई होती है जो कि एक पर्टिकुलर कानून को बनाती है, शेप देती है। उसकी इंग्लिश लिखना, उसके अंदर लीगल टर्मिनोलॉजी डालना, उसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस ऐड करना टैक्स वो एक्ट के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस अटैच करना। ठीक है। ये सारा काम ब्यूरोक्रेट करते हैं। ये तभी कर पाएंगे जब इनको इंग्लिश पढ़ना आती होगी और इंग्लिश समझना आती होगी। ओके। ये हिंदी में भी लोग करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना।
तो बेसिकली आप लोगों को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इसलिए ज़्यादा पूछी जाती है ताकि आपको ये हो कि आप बड़े बड़े टेक्स्ट, बड़ी बड़ी फाइल्स, बड़ी बड़ी बुक्स को वहाँ पे एनालाइज करके बड़े बड़े, जैसे अमेरिका का टैक्स सिस्टम मैंने पहले बताया, अमेरिका का इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, ओम्बड्समैन सिस्टम, ठीक है, ओम्बड्समैन सिस्टम स्वीडन से आया है जिससे हमारा लोकपाल लोकायुक्ता बना है हमारे देश का, ठीक है। तो ये ओम्बड्समैन सिस्टम को स्वीडन के वाले को स्टडी करना, ठीक है, यूके वाले को स्टडी करना, ऑस्ट्रेलिया वाले को स्टडी करना, और फिर हमने देखना है कि हमारे देश में क्या ये कैसे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो फिर हमने उसको अपने देश में अप्लाई करना है, ठीक है। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम बाकियों के सिस्टम्स पढ़ पाएंगे। इसलिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को समझना, उसको पढ़ना और समझना और उसके आंसर्स को सॉल्व करना, और वो भी प्रॉपर टाइम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्या अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बुक लेकर CSAT क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो आप गलत हो। आपको एक बुक या 2 बुक से ये नहीं होगा। आपको इसके लिए न्यूज़पेपर हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये कोई मेडिसिन नहीं है जो आप खा लोगे तो आपको वो आ जाएगा, या यूट्यूब पे वीडियो देख के आपको, ये 2 वीडियो देख के आपको आ जाएगा, ठीक है। वो आजकल लोग फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि मैंने सारा पढ़ लिया। वो आपकी धारणा गलत है। आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप ट्राई कर लो, अगर आप अटैम्प्ट कर देख लेना IAS का। अगर आप 2 बुक्स पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन का पेपर सॉल्व कर गए या CSAT क्वालिफाई कर गए, तो आप मेरे को कुछ भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। क्या लिख देना कि सर आप गलत थे। मेरे कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको 6 महीने का न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ा होगा। तो न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कोई भी चारा नहीं है, ठीक है, और कोई भी चारा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे स्कूल से हो, बहुत अच्छे आपने बोर्डिंग देहरादून से आपने पढ़े हुए हो, या किसी बहुत बड़े बड़े दून स्कूल से पढ़े हुए हो, फिर मैं मान सकता हूँ कि चलो न्यूज़पेपर ना भी पढ़ोगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन कर ही लोगे। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग नॉर्मली ही हुई है, ठीक है, तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। इनफैक्ट देहरादून चाहे आप दून स्कूल से पढ़ा हो, तब भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा UPSC के कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये आपको बोला कि 6 मंथ्स का एटलीस्ट टाइम आपको चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाओगे CSAT की। जो पैसेजेस आते हैं वो बहुत फिलोसफिकल आते हैं, बहुत डाटा वाले आते हैं, जिसके अंदर डाटा भी होता है, आपको वो डाटा को एनालाइज भी करना पड़ता है। बहुत डीप पैसेजेस आते हैं, कभी कभी पॉलिटी के ऊपर पैसेजेस आते हैं, कभी कभी हिस्ट्री के ऊपर पैसेजेस आ जाते हैं। हाँ, उनके आंसर्स आपको पैराग्राफ में ही ढूंढने होते हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन होती है, और कई बारी तो पैसेजेस की समझ ही नहीं आती, आंसर्स मिलते ही नहीं हैं। तो इसलिए ये काम आपको एक्सपर्टाइज से ही आएगा, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपको डालनी ही पड़ेगी। नंबर 2 हम आ जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करना है। ये नहीं है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि आपको मेंसुरेशन आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये नहीं है आपको के फार्मूले पूछेगा वो साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब नहीं आएगा। आपको सिंपल मैथमेटिक्स आएगा जो एक अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन को टिप्स पे हो जाए। जैसे कि कोई पूछे कि इसका परसेंटेज निकालो, कोई पूछे इतने बाई इतने मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इतने बाई इतने डिवीजन करोगे या सब्सट्रैक्शन या प्लस करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 महीने तो वो आपसे हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी इसमें नहीं आएगी। सेम जो है वो रीजनिंग में है। सिंपल रीजनिंग की बुक्स 3-4 पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी नहीं, अगर आप CSAT की बुक्स जो है प्रैक्टिस कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा कि CSAT के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो CSAT के लिए आपको पिछले 10 साल के पेपर्स IAS के ज़रूर स्टडी करने चाहिए कि वहाँ पे कौन सी सेक्शन कितने मार्क्स की आ रही है, कौन सी सेक्शन की वेटेज कितनी आ रही है, और किस टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है।
हालांकि यूपीएससी जो है वो ट्रेंड फॉलो करती नहीं है, 2 साल ट्रेंड फॉलो करेगी, तीसरे में बिल्कुल सरप्राइज़ कर देगी। ठीक है, तो आपको सरप्राइजेस के लिए तो रेडी रहना ही है। लेकिन फिर भी एक ब्रॉडली एक ट्रेंड आपको पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जो लोग बैंक पीओ वगैरह की तैयारी करते हैं वो जनरली सोचते हैं कि हम सी सेट तो कर ही लेंगे, लेकिन बैंक पीओ में डिफरेंट टाइप का इंग्लिश आता है, बैंक पीओ में डिफरेंट टाइप का मैथ्स रीजनिंग आता है, यहाँ पर टोटली डिफरेंट टाइप का इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग आता है। राइट, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा सी सेट की तैयारी करते हुए। कल मैंने बात की थी जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम्स की, आज मैंने बात की है सी सेट की। ठीक है, तो आपने देखा कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है प्रिलिमिनरी के अंदर। ठीक है, तो दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, दोनों पेपर्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। अब हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स ना हमने जनरल स्टडीज़ में डिस्कस किया, करंट अफेयर्स ना हमने सी सेट में डिस्कस किया, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बैकबोन है। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है, सिंपल है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स क्या होता है, जो आजकल की जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं। चाहे वो हैपनिंग्स साइंस में हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में हो रही हैं, चाहे वो हैपनिंग्स हिस्ट्री में कुछ हो रहा है, कुछ न्यू साइट कोई एक्सकेवेट हुई है, कुछ कहीं पे फ्लड आया है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो कहीं पे कोई हरिकेन आया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे करंट बेस्ड होते हैं। अब हम देखेंगे कि यूपीएससी के करंट अफेयर्स में और बाकी एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए वो डिफरेंस क्या है। जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें करंट अफेयर्स सीधा सीधा पूछ लेंगे कि कहाँ पे हरिकेन आया, कहाँ पे अर्थक्वेक आया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको यूपीएससी में नहीं पूछी जाएगी। अगर सपोज़ करो बिहार में एक जगह पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर में, सपोज़ करो 2024 में आप पेपर दे रहे हो प्रीलिम का, और 2024 में पेपर देने से कोई 2 महीने पहले कहीं पे या महीना पहले भी कहीं पे अर्थक्वेक आया बिहार में। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि अर्थक्वेक कहाँ पर आया था, कितने लोग मरे, ये नहीं पूछेगा वो। ठीक है, वो ये पूछेगा कि अर्थक्वेक आते कैसे हैं, कंसेप्ट पूछेगा वो। सिमिलरली अगर कहीं पे फ्लड आया है तो वो ये नहीं पूछेगा कि फ्लड वहाँ पर कहाँ पर आया था, वो ये पूछेगा कि इस जगह पे फ्लड क्यों आया, क्या रीज़न थे, क्या इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है, क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है, क्या इसके पीछे कुछ साइक्लिक जो वेदर का चेंज होता है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या इसके पीछे अल नीनो या लाल नीना इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछेगा। ठीक है, सपोज़ करो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मून पे कोई इंडिया ने कोई चंद्रयान वगैरह की लैंडिंग की। ठीक है, तो वो ये नहीं पूछेगा लैंडिंग कब की, लैंडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, यानी वो साइट कौन सी थी, ये नहीं चीज़ें वो कम पूछेगा, पूछ सकता है लेकिन कम पूछेगा। वो ज़्यादा ये पूछेगा कि चंद्रयान की टेक्नोलॉजी क्या है, इससे हमें बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, वो ये ज़्यादा पूछेगा कि हमें बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं चंद्रयान से। ठीक है, हम क्यों इसको, अगर हम मून की सरफेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बैक साइड ऑफ मून की जो हमें विजिबल नहीं है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसको क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी एक बिल्कुल ही कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन है, फैक्चुअल नहीं है, कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन है। हर चीज़ का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और ख़ास करके उन चीज़ों का जो अभी करंट में चल रही हैं, चाहे वो चीज़ें पॉलिटी की हो, इंडियन पॉलिटी की हो, चाहे वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की हो, चाहे वो चीज़ें गवर्नेंस की हो, चाहे वो चीज़ें हमारी इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो चीज़ें किसी हमारे डांसेस से रिलेटेड हो, जो हमारे डिफरेंट डांसेस हैं,
चाहे वो चीज़ें हमारे किसी टेररिज्म से रिलेटेड हों, चाहे वो चीज़ें किसी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड हों, चाहे वो चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों, ठीक है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो करंट में, लेकिन किसी चीज़ से भी वो अगर रिलेटेड हो, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आपने थॉरो स्टडी की है तो उस कंसेप्ट समझना ज़्यादा इजी है उससे फैक्ट्स याद करने से, ठीक है। फैक्ट्स भूल जाते हैं, कंसेप्ट कभी भूलता नहीं है। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं, ठीक है, इसका कंसेप्ट हमें है क्योंकि हमें भूख लगती है, ठीक है, क्योंकि हमें अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी खाने को डिमांड करेगा, हमें हंगर होगा तो हम मर भी सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है जिसको हमने समझा है बचपन में, ठीक है। सिमिलरली हर कंसेप्ट को समझा जा सकता है और ये अच्छी चीज़ है हर कंसेप्ट को समझना, इसमें कुछ बुरा नहीं है, एक ह्यूमन क्यूरासिटी है, ठीक है। तो अगर आप अपनी क्यूरासिटी को शांत कर लोगे ये कंसेप्ट समझकर, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे, राइट। इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे कि एक तो आपका एग्ज़ामिनेशन क्लियर होगा, दूसरा आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपकी ओवरऑल जो नॉलेज है वो ग्रो होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है अभी, ठीक है। तो आपने समझा कि करंट अफेयर्स का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस, राइट। तो सिविल सर्विसेज के अंदर करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपने समझा। अभी हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम की बैकबोन है। और करंट अफेयर्स आप सीखोगे कहाँ से? वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स की, लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखना, उन करंट अफेयर्स को पढ़ के आप मग अप नहीं कर सकते हो। जैसे आपके सामने सारी बुक रख दी, करंट अफेयर 1 साल का पूरा उसमें है, लेकिन आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो वो पूरा आप मग अप नहीं कर पाओगे, पूरा क्रैम नहीं कर पाओगे। लेकिन वही अगर 1 साल के करंट अफेयर्स आपने न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़े हैं तो आपको वो याद रखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। वो जो बुक है उसकी आप हेल्प रिवीजन के अंदर ले सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर से आप रिवीजन तो कर नहीं सकते। 365 डेज़ हैं साल में और 365 न्यूज़पेपर तो आप संभाल नहीं सकते, ठीक है, उसके तो कमरा भर जाएगा पूरा। लेकिन वहाँ पे वो बुक काम आएगी रिवीजन करने के लिए, लेकिन वो बुक तब काम आएगी जब आपने न्यूज़पेपर्स पहले पढ़े होंगे। तो न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। न्यूज़पेपर के बारे में मैं और भी आगे आपको बताता रहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिलेबस को पॉइंट वाइज सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।